So the topic for today's lecture is type of anesthesia. तो टाइप की अगर बात करें तो ओवरऑल जो एनेस्थीसिया है या एनेस्थेटिक एजेंट है उनको हम फर्दर 5 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं समझने के लिए, समझाने के लिए। तो एनेस्थीसिया को हम 5 ग्रुप ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास है जनरल एनेस्थीसिया, सेकेंड इज रीजनल एनेस्थीसिया, थर्ड वन इज स्पाइनल एनेस्थीसिया, फोर्थ वन इज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड फिफ्थ वन इज लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया जो टर्म है बेसिकली एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो एनेस्थीसिया जो टर्म है ये दिया गया था ओलिवर वेंडल होम्स के थ्रू। अगर कंपोनेंट बात करें कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जनरल एनेस्थीसिया जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं उस ड्रग से हमें क्या पर्पस है, क्या उससे बेनिफिट हमें चाहिए होता है जनरल एनेस्थीसिया के ड्रग्स जब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया की जो ट्राइड्स है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर जो हमारा पर्पस उससे होता है जनरल एनेस्थीसिया के ड्रग्स के इस्तेमाल करने से, फर्स्ट पर्पस है नार्कोसिस। ये फर्स्ट मकसद हमारा होता है नार्कोसिस का, सेकंड मकसद होता है एनाल्जेसिया का यानी पेन को रिड्यूस करने का, थर्ड मकसद होता है हमारा मसल रिलैक्सेशन का। तो जो भी हम कन्वेंशनल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उनका 3 मकसद होता है। उन ड्रग्स के इस्तेमाल से जो हम बेनिफिट चाहते हैं वो 3 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है नार्कोसिस, सेकंड बेनिफिट है एनाल्जेसिया, थर्ड बेनिफिट है मसल रिलैक्सेशन। तो कन्वेंशनल टाइप ऑफ द जो एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया वो फाइनली रिप्लेस हो गया बैलेंस टाइप ऑफ द एनेस्थीसिया। जो बैलेंस टाइप ऑफ द एनेस्थीसिया का जो कॉन्सेप्ट आया जो जॉन लुंडी ने 1926 के अंदर दिया था। तो जो हम ट्रायड डिस्कस कर रहे थे, जो कंपोनेंट डिस्कस कर रहे थे जनरल एनेस्थीसिया का, वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। तो इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो गई। तो नार्कोसिस जो हमने डिस्कस किया था वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, एनाल्जेसिया वो इंक्लूडेड है, मसल रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है, इसके अलावा एमनीजिया इसके अंदर इंक्लूड हुआ और एबुलेशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस और मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल हिमोडायनेमिक एंड फिजियोलॉजिकल हिमोस्टेसिस। तो जो भी हम जनरल एनेस्थीसिया से जो हमारा मकसद होता है खास तौर से जो बैलेंस टाइप ऑफ द एनेस्थीसिया है, जिसमें बेसिकली बैलेंस टाइप ऑफ द एनेस्थीसिया जब हम कहते हैं उसके अंदर मिक्सचर्स ऑफ द गैसेस इस्तेमाल किए जाते हैं और वो बेसिकली मिक्सचर्स ऑफ द गैसेस इस तरह से इस प्रोपोर्शंस में इस्तेमाल किए जाते हैं कि उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, यानी हीमोडायनेमिकली वो पेशेंट बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो बेसिकली कंपोनेंट है, कंपोनेंट किसके लिए, कंपोनेंट जो बैलेंस एनेस्थीसिया के अंदर है, जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया था उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो यहाँ चीज़ें बढ़ी हैं, उसमें चीज़ें इंक्लूड जो की गई है नार्कोसिस, एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेशन के साथ बेसिकली एमनीजिया का पोर्शन इसमें इंक्लूड हुआ, एवोल्यूशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस बेसिकली ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग्स से हमारा मकसद होता है। इसके अलावा नॉर्मल हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी इस टाइप ऑफ द एनेस्थीसिया से गेन करना हमारा मकसद होता है और फिजियोलॉजिकल हीमोस्टेसिस मेंटेन करना भी जो बैलेंस टाइप ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया है उससे हमारा मकसद होता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया को फर्दर हम 2 क्लास के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक है इनहेलेशनल एनेस्थीसिया और दूसरा है आईवी जनरल एनेस्थीसिया। क्लियर है? तो फर्स्ट जो क्लास है इनहेलेशनल गैसेज या इनहेलेशनल एजेंट, उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें फर्दर 3 ग्रुप इसमें की गई है। जो फर्स्ट है एजेंट्स खास तौर से जो कॉमन इन यूज़ है इन जनरल एनेस्थेटिक गैसेज जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो गैसेज हेलोथेन है, आइसोफ्लोरेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये गैसेज बेसिकली अल्दो ये जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इंक्लूड है और ये कॉमनली यूज एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, जो कॉमनली इनहेलेशनल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं। ये बेसिकली कौन सी, हेलोथेन है, आइसोफ्लोरेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। नीवर एजेंट्स जो इसके बाद जो एजेंट डेवलप किए गए उनमें क्या है, सिवोफ्लोरेन है या डेसफ्लोरेन है। कुछ और ड्रग्स हैं जो खास तौर से अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो ड्रग्स है इनफ्लोरेन है, ईथर है, ट्राइलेन है, मिथॉक्सीफ्लोरेन है, साइक्लोप्रोपेन है या क्लोरोफॉर्म है। अल्दो ये इनहेलेशनल एनेस्थेटिक गैस है पर इनका इस्तेमाल अब नहीं होता। इस्तेमाल नहीं होने के पीछे रीज़न ये है कि इनके इस्तेमाल के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन इनवाइटेबल है। इनके इस्तेमाल का जो तरीका है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ इसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है। इसी वजह से सेफ़र जो ड्रग्स हैं जिनका बेसिकली उनको हम उनका फ्लो मेंटेन कर सकते हैं, उनके रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं, उनके जो पर्पस है एनेस्थीसिया डेवलप होने का, एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक इफेक्ट गेन करने का, वो बेसिकली इन ड्रग्स के अंदर उतना बेहतर नहीं है या इनकी एप्लीकेबिलिटी इतनी बेहतर नहीं है। इनकी एप्लीकेबिलिटी कम्प्लेक्स होने की वजह से इन ड्रग्स का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता या बहुत लिमिटेड किया जाता है। जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाली जो इनहेलेशनल एजेंट है वो हेलोथेन है, आइसोफ्लोरेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। न्यूअर ड्रग जो हमने डिस्कस किया था वो है सिवोफ्लोरेन और डेसफ्लोरेन।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें, जो हमने डिस्कस किया था कि जो भी जनरल एनेस्थीसिया है उनको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इनहेलेशनल एजेंट जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो क्लास है वो है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस की फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, यानी इन क्लास की ड्रग को हम दो ग्रुप के अंदर बांट सकते हैं। एक है बारबिटूरेट्स, यानी जो बारबिटूरेट डेरिवेटिव्स होंगे वो बारबिटूरेट्स के अंदर आएंगे। सेकंड है नॉन बारबिटूरेट्स, यानी जो बारबिटूरेट्स नहीं है बेसिकली। तो बारबिटूरेट डेरिवेटिव्स हो सकते हैं थियोपेंटोन या मेथॉक्सीटोन। तो थियोपेंटोन और मेथॉक्सीटोन ये इस्तेमाल होने वाली ड्रग बेसिकली ये बारबिटूरेट ग्रुप ऑफ द मेडिसिन है, यानी इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये डेरिवेटिव्स किसकी है, बारबिटूरेट डेरिवेटिव्स है। इसके अलावा सेकंड क्लास है वो नॉन बारबिटूरेट्स की। इसमें केटामिन आता है, प्रोपोफॉल आता है, इटोमिडेट आता है, ओपॉइड आएगा, बेंजोडाइजेपिन्स आएंगे और फिनोथियाजिन है। इनमें अगर बात करें सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स कौन सी है, तो कॉमन इस्तेमाल होने वाली जो ड्रग्स है वो है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल का इस्तेमाल हम इंडक्शन के लिए करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल केटामिन भी इस्तेमाल होता है शॉर्ट एनेस्थेटिक, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट या माइनर प्रोसीजर है या रिमोट एरियाज़ के अंदर जहाँ बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है। सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के साथ साथ हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे मैन पावर नहीं है, वहाँ हम केटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या हाइपोवोलेमिया के चांसेस कम है। तो कॉमनली इस्तेमाल होने वाली जो ड्रग्स है नॉन बारबिटूरेट्स के अंदर वो है प्रोपोफॉल, और प्रोपोफॉल भी खास तौर से इंडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बारबिटूरेट्स की बात करें तो इसमें थियोपेंटोन ये फर्स्ट इनहेलेशनल गैस है। सॉरी, इनहेलेशनल गैस बेसिकली हम क्या है, इंट्रावेनस है। फर्स्ट इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग है जो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। तो थियोपेंटोन फर्स्ट इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग है। फर्स्ट जो ड्रग इन्वेंट किया गया था वो बेसिकली कौन सा था, थियोपेंटोन। और कॉमनली यूज़ होने वाली जो ड्रग है प्रोपोफॉल है। नेक्स्ट कॉमनली यूज़ होने वाली जो ड्रग हो सकती है वो केटामिन है। केटामिन को हम रिमोट एनेस्थेटिक ड्रग के भी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से कि रिमोट एरियाज़ के अंदर जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, जहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट नहीं है, जहाँ रिमोट एरियाज़ के अंदर फैसिलिटीज़ कम होने के साथ साथ अगर कोई स्मॉल प्रोसीजर्स करना है तो ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग को हम चूज़ करते हैं जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन लेस इन्वाइटेबल है। तो केटामिन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है बाकी ड्रग्स के कंपेरिजन में। बेंजोडाइजेपिन्स जो ड्रग्स हैं उसको खासतौर से सेडेटिव के तौर पे या हिप्नोटिक्स के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग जो है बेसिकली प्रोपोफॉल है। नेक्स्ट कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग्स है वो केटामिन है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनका मकसद क्या होता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट जो इस्तेमाल करते हैं उनका फर्स्ट मकसद होता है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। यानी जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया, खासतौर से जहाँ बैलेंस एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ बैलेंस एनेस्थीसिया जब हम बेसिकली पेशेंट को हम एक मिक्सचर ऑफ द गैस पे मेंटेन करते हैं, जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है उसको मेंटेन करते हैं मिक्सचर ऑफ द गैस पे। उससे पहले इंट्यूबेशन करते हैं, इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। उससे पहले हमें पेशेंट को बेसिकली अनकॉन्शियस करना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन के लिए जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाली ड्रग है प्रोपोफॉल है। प्रोपोफॉल इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इंडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थियोपेंटोन इसकी यूज़ खासतौर से इंडक्शन के लिए बहुत लिमिटेड है। केटामिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के में हम कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। ओपॉइड और बेंजोडाइजेपिन्स इनकी हाई डोज की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से इन ड्रग्स को हम इंडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो कॉमनली इंट्रावेनस ड्रग जो खास तौर से इंडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है वो प्रोपोफॉल है। नेक्स्ट जो पर्पस होता है जिसके लिए हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो एनाल्जेसिया, और इसमें लार्जली ओपॉइड ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड पर्पस जिसके लिए हम एनेस्थेटिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो है एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है, इसमें केटामिन, प्रोपोफॉल या फेंटानिल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फॉर एमनेजिया के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है बेंजोडाइजेपिन्स, जो पहले मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स को ब्लंट करना है तो उसके लिए भी हम आईवी एनेस्थेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेडेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेडेशन के लिए बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के प्रोटोकॉल्स की बात करें कि जनरल एनेस्थीसिया को कैसे हम यूज़ करेंगे। जनरल एनेस्थीसिया के यूज़ करने के लिए सर्टेन उसके लिए प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, उन प्रोटोकॉल्स की हम बात करें तो सबसे पहले अगर जनरल एनेस्थीसिया अगर यूज़ करना है तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्री मेडिकेशन करते हैं। प्री मेडिकेशन क्या होगा, सपोज करिए पेशेंट एंक्सियस है या उसकी सपोज करिए स्लिप इंड्यूस करने के लिए स्लिप डिस्टर्ब है। ऐसी कंडीशन में अक्सर होता है कि पेशेंट
फियर की वजह से वो एंक्सियस होता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को प्री मेडिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है जनरल एनेस्थीसिया से पहले के पेशेंट को प्री मेडिकेट करिए। प्री मेडिकेट कैसे कर सकते हैं? जो एंक्सियस लेवल है पेशेंट को कम करने के लिए, एंक्सियस लेवल को कम करने के लिए हम लोराज़ेपाम या डायज़ेपाम जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं वन नाइट बिफोर द प्रोसीजर। जिस दिन प्रोसीजर करने वाले हैं उससे एक नाइट पहले हम एक टैबलेट लोराज़ेपाम की या डायज़ेपाम की हम ड्रग देते हैं, जिससे बेसिकली हमारा मकसद होता है पेशेंट की एंक्सियस लेवल को कम करना, पेशेंट को काम एंड कंफर्टेबल करना। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, जब हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाते हैं और प्रोसीजर खासतौर से एनेस्थीसिया हमें देना होता है, उससे पहले हम नेक्स्ट करते हैं प्री ऑक्सीजनेशन। एनेस्थीसिया देने से पहले बेसिकली इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है। इंट्यूबेशन करने से पहले हम बेसिकली क्या करते हैं? प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं। प्री ऑक्सीजनेशन करने का मकसद हमारा होता है कि जो भी ऑक्सीजन रिजर्व है लंग्स के अंदर उसको इन्हांस करना। सपोज़ के इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है, वो टाइम टेकिंग होता है, 2 से 3 मिनट लग सकता है। तो हम पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करते हैं। 100% ऑक्सीजन पे पेशेंट को हम वेंटिलेट करते हैं, यानी पेशेंट को हम मास्क के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। 100% ऑक्सीजन होता है उसके अंदर और 3 मिनट तक देते हैं। 3 मिनट ऑक्सीजन देने से मकसद ये होता है कि जो नाइट्रोजन का पोर्शन है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, 99% उसको रिप्लेस करना है। और रिप्लेस किससे करना है? ऑक्सीजन से रिप्लेस करना है। यानी बेसिकली जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है जो लंग्स के अंदर हो सकता है, उसको बढ़ाना है। तो प्री ऑक्सीजनेशन हम बेसिकली मकसद इस वजह से करते हैं कि जो भी नाइट्रोजन कंटेंट है, नाइट्रोजन कंटेंट है लंग्स के अंदर, उसको रिमूव करना, ताकि उस जगह पे ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को हम वहाँ अवेल कर सकते हैं। और ये ऑक्सीजन बेसिकली प्री ऑक्सीजनेट करने से जो हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है वो बेसिकली पेशेंट वीड एक्सटेंड कर पाता है। यानी इंट्यूबेशन के दौरान अगर प्री ऑक्सीजनेट आपने नहीं किया इंट्यूबेशन से पहले, तो ऐसी पॉसिबिलिटी क्या होती है? पेशेंट हाइपोक्सिया में डेवलप हो जाएगा, हाइपोक्सिया में जाएगा। हाइपोक्सिया में क्यों जाएगा? इसके जो नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स है, उसमें हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं। मसल रिलैक्सेंट देने के बाद पेशेंट खासतौर से में मसल रिलैक्सेंट देने के बाद जो रेस्पिरेटरी मसल्स होंगी वो पैरालाइज हो जाएंगी। रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज होंगी तो पेशेंट अपने आप ऑक्सीजन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में हाइपोक्सिया में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्री ऑक्सीजनेशन का मकसद हमारा बस यही होता है कि ऑक्सीजन रिजर्व को बढ़ाना है। ऑक्सीजन रिजर्व को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जो नाइट्रोजन पोर्शन है लंग्स के अंदर उसको हम रिमूव कर दें। तो प्री ऑक्सीजनेशन जो हम करते हैं, जिसमें 3 मिनट तक 100% ऑक्सीजन देते हैं, इससे जो भी नाइट्रोजन रिजर्व है 99% वो रिप्लेस हो जाता है ऑक्सीजन से, और ये पेशेंट को हेल्प करता है हाइपोक्सिया विथ स्टेंट करने का। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है कि जो प्रोटोकॉल के अंदर जो थर्ड स्टेप होता है वो इंडक्शन का होता है। इंडक्शन में बेसिकली हम प्रोपोफॉल का इंजेक्शन देते हैं, 10 ml इंजेक्शन देते हैं आईवी, अगर एडल्ट पेशेंट है। उसके बाद पेशेंट के अंदर क्या होगा? वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। अनकॉन्शियस होने के बाद हम एयरवे सिक्योर करते हैं। एयरवे सिक्योर करने के बाद जब ऑक्सीजन की कंडीशन होती है वो एक्सेप्टेबल होती है। एक्सेप्टेबल होने के बाद हम बेसिकली क्या करेंगे? उसके बाद हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं। मसल रिलैक्सेंट देने के बाद मसल्स पैरालाइज हो जाएगी और उसके बाद इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेरिंजियोस्कोप। लेरिंजियोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे। इंट्यूबेशन करने के बाद हम यहाँ पे इंडोट्रेकियल ट्यूब, जो कफ्ड इंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, उसको प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद उसको सिक्योर करते हैं। सिक्योर करने के बाद उसकी पोजीशन को एसेस करते हैं, पोजीशन को असर्टेन करते हैं। असर्टेन करने के बाद जब आप श्योर हो जाते हैं कि इंडोट्रेकियल ट्यूब की पोजीशनिंग बेहतर है, उसको हम कैसे एसेस कर सकते हैं? तो इंडोट्रेकियल पोजीशन की, जो इंडोट्रेकियल ट्यूब की पोजीशन हम एश्योर करने के लिए ऑस्कल्टेट करते हैं। ऑस्कल्टेट करने के बाद अगर दोनों तरफ से जो एयर की जो एंट्री है प्रॉपर है, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ आपको महसूस हो रहा है कि ऑक्सीजन रीच कर रहा है, या जो आप एयर बैग मास्क के थ्रू अगर वहाँ पहुँचा रहे हैं वो इक्वल अमाउंट में जा रहा है, तो बेसिकली ये शो करता है कि आपने जो इंट्यूबेशन किया है वो प्रॉपर तरीके से किया है और ट्यूब की पोजीशनिंग बेहतर है। उसके बाद हम ट्यूब को हम फिक्स कर देते हैं एडहेसिव टेप से। उसके बाद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू करते हैं, यानी IPB हम शुरू करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल होता है, जब पेशेंट को आपने इंट्यूबेट कर लिया, पहले हमने क्या किया था? पहले हमने प्री मेडिकेशन दी। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद बेसिकली प्री ऑक्सीजन किया था। उसके बाद हमने उसके बाद इंडक्शन किया था। इंडक्शन करने के बाद हमने मसल रिलैक्सेंट दिया था। मसल रिलैक्सेंट देने के बाद जो खासतौर से रेस्पिरेटरी मसल्स होंगी सप्रेस हो गई, साथ साथ में
जो हमारी ओरल कैविटी की मसल्स हैं वो भी बेसिकली पैरालाइज हो गई। इससे हमारा इंट्यूबेशन बेहतर हो जाता है। इसी सिचुएशन में बेसिकली हाइपोक्सिया डेवलप होने के चांस ज़्यादा रहता है। इसी प्रोसेस में जहाँ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं, जहाँ हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है, उसको विथस्टैंड करने के लिए हमने प्री ऑक्सीजनेशन किया था। उसके बाद आपने इंट्यूबेशन कर दिया। इंट्यूबेशन करने के बाद ट्यूब की प्लेसमेंट चेक कर ली। उसके बाद आप क्या करोगे, बेसिकली उसकी जो ट्यूब होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम किसके साथ जोड़ देते हैं, मशीन के साथ जोड़ देते हैं, बेसिकली जिसको बोलते हैं हार्ट लंग मशीन कहते हैं, या आप सिंपली वेंटिलेटर कह सकते हो, उससे जोड़ देते हैं। उसके बाद उस मशीन के अंदर एडजस्टमेंट होता है डिफरेंट गैसेस को पहुंचाने के लिए, ठीक है। उस गैसेस का मिक्सचर बेसिकली तैयार किया जाता है और वो मिक्सचर्स बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसके बाद जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम रिवर्सल ड्रग देते हैं, यानी जो मेडिसिन आपने दी थी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान मसल रिलैक्सेंट को या मसल्स को पैरालाइज करने के लिए दी थी, अगर आपने उसका रिवर्सल नहीं दिया, रिवर्सल देने के कंडीशन में अगर ऐसे पेशेंट को आपने डायरेक्टली ट्यूब को बाहर निकाल दिया तो उसमें हाइपोक्सिया की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो बेसिकली हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, रिवर्सल देते हैं। जो आपने मसल रिलैक्सेंट दिया था बेसिकली वो मसल पैरालाइजिंग एजेंट भी होता है, तो हम उसका रिवर्सल देते हैं। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद रिवर्सल देंगे। रिवर्सल देने के बाद बेसिकली जो रिवर्सल देते हैं उसमें ड्रग क्या होती है, तो उसमें नियोस्टेगमीन और ग्लाइकोपाइरोलेट का एक मिक्सचर होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, वो हम देते हैं। उसके बाद एक्सट्यूबेशन करते हैं। एक्सट्यूबेशन यानी जो ट्यूब आपने लगाई थी उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद, बाहर निकालने से पहले भी हम क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। प्रॉपर सक्शन करेंगे। सक्शन क्यों करेंगे, सक्शन करने का मकसद हमारा होता है जो सिक्रीशन इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकालने। जब ट्यूब आप बाहर निकालोगे तो पॉसिबल है वो सिक्रीशन कहाँ चला जाए, स्प्रेड कर जाएगा। यही मकसद हमारा होता है जब एंडोट्रेकियल ट्यूब हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो कफ टाइप ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को प्लेस करते हैं उसके बाद एयर 5 ml एयर हम उसके बलून के अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, उसकी एयर को इन्फ्लेट करते हैं। एयर को हम बेसिकली इन्फ्यूज़ करते हैं जिससे बलून होता है इन्फ्लेट हो जाता है। ये इन्फ्लेटेड बलून बेसिकली प्रिवेंट करता है एस्पिरेशन को। तो प्रोसेस के दौरान वो आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब जो इस्तेमाल किया था उसके अंदर उसके एंड पर एक बलून था जो प्रिवेंट करता है सिक्रीशन का। सिक्रीशन अगर इकट्ठा हुआ है तो एक्सट्यूबेशन से पहले हम उस सिक्रीशन को सक्शन मशीन से बेसिकली उसको सक्शन करते हैं। सक्शन करने के बाद आप एश्योर हो जाते हैं कि जो भी सिक्रीशन है क्लियर है। उसके बाद ट्यूब को हम बाहर निकालते हैं। ट्यूब को बाहर निकालने के बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके बाद एश्योर करते हैं कि पेशेंट नॉर्मली ब्रेथ कर रहा है, तो उसके बाद हम पेशेंट को रिकवरी वार्ड के अंदर भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया की। तो स्टेजेस जो जनरल एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो इसके 4 स्टेजेस डिफाइंड हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर बेसिकली एनाल्जेसिया होता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। यानी जो स्टेज 1 है जिसके अंदर हम एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, स्टेज 1 की कंडीशन में क्या होगा, एनाल्जेसिया होगा। ये पेशेंट को पेन नहीं होगा, साथ साथ में धीरे धीरे पेशेंट अपना कॉन्शियसनेस जो उसका लेवल होगा वो लॉस हो जाएगा। सेकंड स्टेज के अंदर बेसिकली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, यानी यहाँ से जो सेकंड स्टेज शुरू होता है जहाँ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है वहाँ से रिदमिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर एनाल्जेसिया से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक ये स्टेज बेसिकली फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में जहाँ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है वहाँ से लेकर रिदमिक रेस्पिरेशन जहाँ होगा ये बेसिकली सेकंड स्टेज होगा। थर्ड स्टेज को बेसिकली सर्जिकल स्टेज बोलते हैं, सर्जिकल स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया बोलते हैं। इसको फर्दर 4 प्लेन के अंदर डिवाइड किया गया, 4 प्लेन के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट प्लेन के अंदर रिदमिक रेस्पिरेशन होगा, रिदमिक रेस्पिरेशन से लेकर सेसेशन ऑफ आई मूवमेंट, यानी फर्स्ट प्लेन जहाँ थर्ड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया है जिसको हम सर्जिकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, इनको 4 प्लेन के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट प्लेन की कंडीशन में रिदमिक रेस्पिरेशन से लेकर सेसेशन ऑफ आई मूवमेंट तक की कंडीशन अगर होगी तो ये फर्स्ट प्लेन होगी थर्ड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया की। सेकंड प्लेन में सेसेशन ऑफ आई मूवमेंट से लेकर रेस्पिरेटरी पैरेसिस होती है, यानी रेस्पिरेटरी मसल्स जो होंगी वो पैरालाइज हो जाएंगे, यानी पेशेंट अपने तरफ से एफर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेसेशन ऑफ आई मूवमेंट से लेकर अगर सपोज करिए थर्ड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया के पेशेंट है, एनेस्थीसिया के अंदर आप पेशेंट है, थर्ड स्टेज के अंदर है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, आई मूवमेंट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, साथ साथ में रेस्पिरेशन जो होगा उसकी पैरेसिस हो जाएगी। थर्ड प्लेन के अंदर रेस्पिरेटरी पैरेसिस के साथ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस डेवलप होगी। फोर्थ प्लेन के अंदर डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हो जाएगी, डायफ्राम की मूवमेंट भी रुक जाएगी। फोर्थ स्टेज के अंदर मेडुलरी पैरालिसिस होगी। तो जो ओवरऑल जो एनेस्थीसिया है, जो आईवी एनेस्थीसिया दे रहे हैं या आप जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं,
तो कोई भी एनेस्थीसिया दे रहे हैं उनका जो लेवल डिफाइंड है, उनकी स्टेजेस डिफाइंड है, उनकी 4 स्टेजेज है। ये खास तौर से जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं वो स्टेज 4 है, स्टेज 3 है। स्टेज 3 को फर्दर डिफाइन किया गया है 4 प्लेन के अंदर, और ये 4 प्लेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।